से प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा आश्रय का सबसे प्रारंभिक रूप होता है। तो आश्रम ठहरने का सबसे प्रारंभिक रूप पहले क्या होता था, ये सोचिए। तो पहले घर नहीं हुआ करते थे। प्रारंभिक रूप जो होता है वह गुफाएं हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ गुफाओं वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और पिछले ईयर में पिछली बार जो पूछा गया तो काफ़ी लोगों ने गलती किया है, यही गलती अब नहीं करना है। ठीक है, ध्यानपूर्वक सभी लोग कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर है? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, छिंदवाड़ा। सभी बताइएगा। जी हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो आप सभी लोग जानते हैं झीलों की नगरी भोपाल की बात हो रही है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी आपके भोपाल में है। सभी ध्यानपूर्वक कमेंट कीजिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की 1985 में हुई थी। ठीक है, सभी ध्यानपूर्वक कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जयसवाल सर हाथ जोड़कर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, सेंडसे मार्टिस अपना घोंसला बनाने के लिए सुरंग खोदता है। वे खाली स्थान में घोंसला बनाते हैं और नदी के किनारे खदानों चट्टानों के खुले हुए चेहरों पर सुरंग बनाते हैं। तो वे किसमें घोंसले बनाते हैं? पृथक क्षेत्र में, कॉलोनियों में, खेतों में या चूना पत्थर में बनाते हैं? देखिए, जो सेंडसे मार्टिस होता है वह अपना घोंसला जो है बनाने के लिए सुरंग खोदता है। वे जो होते हैं कॉलोनियों में घोंसला बनाते हैं और नदी के किनारे खदान या चट्टानों के खुले चेहरों पर सुरंग बना लेते हैं। तो किस पर बनाते हैं? कॉलोनियों में घोंसला बनाते हैं। तो घोंसला से संबंधित भी प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 12 मई, 22 जून या 20 फरवरी को? सभी लोग बताइएगा। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है आप सभी लोग जानते हैं। कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? अगर पूछा जाता है तो 22 अप्रैल। जी हाँ साथियों, 22 अप्रैल, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न पर्यावरण शिक्षा शास्त्र से प्रश्न है, पेडागोजी से प्रश्न है कि शिक्षण सहायक सामग्री ईवीएस के शिक्षण को सुदृढ़ करती है। पाठ्य पुस्तक के सामग्री को बदलना, गृह कार्य को आसान बनाना, बोले गए शब्दों के पूरक या शिक्षकों की गतिविधि को कम करना। तो आप सभी लोग जानते हैं ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, तो आपके लिए सहायक सामग्री ईवीएस के शिक्षण को सुदृढ़ करती है। किस प्रकार से सुदृढ़ करती है? बोले गए नए शब्द या बोले गए शब्दों के पूरक के रूप। क्योंकि यहाँ पे पाठ्य पुस्तक को सामग्री को बदलना, गृह कार्य को आसान बनाना, बोले गए शब्दों के पूरक या शिक्षकों की गतिविधि को कम करना, तो ये थोड़ा कम आ रहा है। तो बोले गए शब्दों को पूरक, वैसे बी ऑप्शन भी पॉजिटिव है आपका इस पर, लेकिन सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं है? गांधीनगर, जवाहर, राणा प्रताप, इंदिरा। ज़्यादातर नहीं वाले प्रश्न आते हैं। अब इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगी क्योंकि 3 ऑप्शन सही होते हैं, एक निगेटिव दिया रहता है। तो चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं है, यानी ये जानने जरूरी हमारे लिए कि चंबल नदी पर अगर बांध की बात होती है तो गांधी सागर बांध की बात करते हैं, जवाहर सागर की बात करेंगे, राणा की बात करते हैं, लेकिन जो इंदिरा सागर है, ठीक है, इंदिरा सागर बांध आपके नर्मदा नदी के खंडवा पर बना हुआ है। बाकी जो आपका गांधी सागर बांध है या चंबल नदी के मंदसौर में है, जवाहर सागर बांध चंबल नदी के कोटा जिले में है, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी के रावत भाटा जिले में है। अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न रिपीट हो सकता है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूँ, आम, घास, बकरी, मानव, बकरी, गाय, हाथी या घास, मछली और बकरी। इनमें से जो एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करे वह हमारा घास, बकरी, मानव होगा। क्यों? क्योंकि घास, बकरी को खाने वाले मानव सभी नहीं खाते, लेकिन एक खाद्य श्रृंखला की अगर बात करें, क्योंकि बकरी, गाय, हाथी तो नहीं हो सकता, घास, मछली और बकरी नहीं हो सकते क्योंकि बकरी मछली नहीं खाती है, घास, गेहूँ और आम हो नहीं सकता क्योंकि तीनों हैं। तो खाद्य जाल वो कहलाता है जो जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ये खाद्य जाल हो गया। इसी प्रकार से घास को खाने वाले बकरी, बकरी को खाने वाले कुछ मानव। तो बी ऑप्शन जो है खाद्य श्रृंखला के हमारा निर्माण कर रहा है। तो ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है।
अन्यथा नहीं ले लेना सभी लोगों को। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है? लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मकता विधि या उपयुक्त विधि। देखिए, पर्यावरण शिक्षा एवीएस पेडागोजी में देखें, समस्या समाधान विधि के गुण लक्ष्य केंद्रित विधि भी होती है, सृजनात्मक भी होती है, चयनात्मकता भी होती है, अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन। अगर दो चीज़ें पॉजिटिव दी गई हैं और ऑप्शन अगर उपरोक्त वाला दिया गया तो समझ जाइए वही सही होने वाला है। ठीक है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, नोट करते जाना है, ताकि यही एग्ज़ाम में आपको काम आने वाली है और यही चीज़ आपके एग्ज़ाम में क्वालिफाइड कराती है। अगला प्रश्न है, 2018 इसरो में विशिष्ट सेवा के लिए इसरो के उत्कृष्ट उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय वान करमन विंग्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रितु भारद्वाज, रितु करियादली, श्री एस के किरण कुमार या सीवी रमन। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि इसरो में विशिष्ट सेवा के लिए 2018 में उत्कृष्ट उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय वान करमन विंग्स पुरस्कार से जिसे सम्मानित किया गया वह और कोई नहीं, श्री एस किरण कुमार जी। थर्ड वाला ऑप्शन सही कर लीजिए। ये दोस्तों श्री एस किरण कुमार जी विक्रम साराभाई प्रोफेसर और पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं इसरो और सचिव डीआरडीओ को पासाडेना कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में 8 नवंबर 2018 को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वान करमन विंग्स पुरस्कार इनको मिला। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ सहयोग नहीं करता है? अंतरिक्ष विभाग के साथ नहीं करता है, या कह सकते हैं परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ, कॉरपोरेट विकास विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। तो डीआरडीओ निम्नलिखित में से किस संगठन के सहयोग से नहीं करता है? यानी डीआरडीओ अंतरिक्ष विभाग के साथ करता है, परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ, लेकिन कॉरपोरेट कार्य विभाग के साथ नहीं करता। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग समझ रहे हैं? एक एक क्वेश्चन समझते जाइएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून, 28 मार्च, 11 मई या 21 मार्च को। क्वेश्चन अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर करते रहिएगा, फीडबैक करते रहिएगा। तो विश्व वानिकी दिवस की मैं बात कर रहा हूँ। विश्व वानिकी दिवस मतलब 21 मार्च। इसके बाद बेहतरीन प्रश्न है, ये संभावित प्रश्न है, समझ लीजिए। पौधे में अधिसूति विभाजन होता है मूल शेष में, परागकणों में, तनों में, परागकोश में। पौधे संबंधित लगभग ज़्यादातर शिक्षक भर्ती में इस प्रकार का प्रश्न आता है। तो पौधे में अधिसूति विभाजन की बात करते हैं तो किस में होता है? परागकोश में होता है। कोई कोई परागकण कर लेता है, लेकिन परागकण नहीं करना है, परागकोश करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पिछली बार पूछा गया प्रश्न था कि रॉकेट फॉल्कन 9 का डिजाइन और निर्माण किसके द्वारा किया गया था? नासा, इसरो, स्पेसएक्स, डीआरडीओ। सभी लोग बताइए। 4 बेहतरीन ऑप्शंस दिए गए हैं। 7 PM में डेली आपको जुड़ना है क्लास के लिए, और इसके साथ साथ साथियों जिनको भी ईवीएस की टॉपर नोट्स प्राप्त करनी है, टॉपर नोट्स भी आ चुकी है, ये टॉपर नोट्स आपको प्राप्त हो रही, केवल आपको व्हाट्सएप करना है। 159 में टॉपर नोट्स मिलेगी, जिसमें आपके लगभग 550 पेजेज मिलेंगे आपको। पूरा कंक्लूजन आपको मिलेगा कि कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कुछ कंसेप्ट भी मिलेगा। और इसको केवल व्हाट्सएप करना आपको 96 30 68 95 98 9630689598 95 98। इसमें व्हाट्सएप करेंगे, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है। तो जिनको चाहिए टॉपर नोट्स, वो आप एफर्ट कर रहे हों तो आपकी तैयारी को ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेगा, यानी आपकी तैयारी को 20 गुना बढ़ा देगा। नहीं समझ रहे हैं? अगर आपकी तैयारी समझ लीजिए 50 है तो 70 हो जाएगी, आपकी तैयारी 60% चल रही है तो 80 हो जाएगी, आपकी तैयारी 80 चल रही है तो ये 20% जुड़ेगी, 100% हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉकेट फॉल्कन 9 का डिजाइन और निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो स्पेसएक्स। किसके द्वारा? स्पेसएक्स के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन, जिसे हम NBHM, इसका उद्देश्य क्या है? मीठी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करना, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, पीली क्रांति। देखिए, जो नीली गुलाबी ये क्रांतियाँ हैं, पिछली बार ज़्यादा नहीं 5-6 दिन के पेपर में पूछा गया था एक ये क्वेश्चन कर, सभी पेपर में नहीं आया, तो इस बार चांसेस हो सकते हैं, इसलिए क्रांतियों को समझिएगा। वैसे सभी लोग समझ जाएं, कितनी भी क्रांति पूछी जाए आपसे तो बनता है, आप पढ़ते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं और आप जायसवाल कोचिंग सेंटर फैमिली के हिस्सा हैं, तो अपने आप में एक उत्सुकता होता है, एनर्जी आपके अलग लेवल की होती है।
राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन का उद्देश्य होता है मीठी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करना, क्योंकि शहद मीठा, शहद के जैसा एंटीबायोटिक मीठा पदार्थ आपको नहीं मिलने वाला, जो कि नेचुरल होता है। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलोर, भोपाल। झीलों की नगरी भोपाल की बात की जा रही, लेकिन राइट आंसर होगा आपका बेंगलोर। जी हाँ, देश के पारिस्थितिकी अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र जो है आपके बेंगलोर पर स्थित है। इसके बाद बहुत ही प्यारा न्यारा सा प्रश्न है कि मानव निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? आंतरिक वायुमंडल में, बाह्य वायुमंडल में, मध्य मंडल में, उपरोक्त तीनों में। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा मैं क्वेश्चन कहूँगा, संभावित प्रश्न कह सकते हैं, आप भी इसे कह सकते हैं कि मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? तो मानव द्वारा निर्मित जो उपग्रह होते हैं वह बाह्य वायुमंडल में होते हैं, आंतरिक नहीं होते। कहाँ पे होते हैं? बाह्य वायुमंडल में होते हैं, क्योंकि आंतरिक में तो ठहर ही नहीं सकते हैं, एक वायु का दबाव है। अगला प्रश्न है, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। स्पोर्ट जीके से एक प्रश्न आएगा ही आएगा, आप जानते हैं, दो भी आ सकते हैं। ठीक है, तो कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आपके बांग्लादेश। जी हाँ, कबड्डी बांग्लादेश को, कबड्डी को कुछ और बोला जाता है। बांग्लादेश का कबड्डी का 1972 में राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया था। इसको बांग्लादेश में हाडूडू के नाम से भी जाना जाता है। क्या? हाडूडू, याद रखिए, अगर हाडूडू पूछा जाए तो कबड्डी ही है। अगला प्रश्न है, एक कोष की सूक्ष्मजीव कौन होता है? स्पाइरोगैरा, विषाणु होता है, पैरामीशियम, हाइड्रा। तो जब भी एक कोष की जीव की बात की जाती है आपके माइंड में एक ही बात आता है, और वह आता है पैरामीशियम, क्योंकि एक कोष की सूक्ष्म जीव की बात करते हैं तो वह पैरामीशियम ही होगी। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। सभी कमेंट कीजिएगा, एनर्जी के साथ क्लास में बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान पूछा जा रहा है, कहाँ पर है? इंदौर, लखनऊ, देहरादून, इनमें से कोई। सारे ये दिनांक आपको पता होना चाहिए, सारे पर्यावरण से संबंधित है, तो पर्यावरण तिथि दिनांक पता होना चाहिए। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की अगर बात आती है तो ना तो इंदौर में है, ना लखनऊ में, ना देहरादून में। अब बात आती कहाँ पर है? तो भारतीय वन प्रबंधन की अगर बात करते हैं, भा से भारती और भा से भोपाल, अर्थात भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भोपाल शहर में स्थित है। अगला प्रश्न साथियों, प्यारा न्यारा सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वाहिनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे हम बोलते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि लवण जो अवशोषण करता है वह क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रिस लवण, हाइड्रोफोलिक लवण, या इनमें से कोई नहीं। तो लवण जो अवशोषण करता हो वह आपका क्या कहलाता है? वह कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। जी हाँ साथियों, वे लवण जो जल का अवशोषण करते हैं हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाते हैं। ये लवण अपने आसपास के जलीय अणुओं को भी क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। कौन से लवण है आपके? हाइग्रोस्कोपिक लवण। ठीक है, सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपके पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है। क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए मूल्यांकन के उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करना है। अवलोकन पत्रक, व्यवहारिक कार्य, प्रयोग या स्वमूल्यांकन पत्रिकाएं। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए मूल्यांकन के उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का अगर चयन करें तो उसमें आपका अवलोकन पत्रक भी आता है, व्यवहारिक कार्य आता है, प्रयोग आता है। स्वमूल्यांकन पत्रिकाएं आपकी नहीं आती। तो कौन कौन से आते हैं? तीनों। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी पहला ऑप्शन जो दिया गया है हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। उपसंख्यात्मक अभिलेखों में क्या नहीं होना चाहिए? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय कथन बनाना, ताकत और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचि और संबंध आदि के क्षेत्रों की पहचान करना। तो आप सभी लोग जानते हैं कि उपसंख्यात्मक अभिलेखों में क्या नहीं होता है, यानी ये जानना जरूरी है कि अभिलेखों में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो नीचे आपके ऑप्शंस दिए गए। तो इनमें देखिए उपसंख्यात्मक अभिलेखों में क्या क्या चीज़ें होती हैं? ताकत कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचि और संबंधों आदि के क्षेत्रों में पहचान करना। लेकिन मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान और निर्णय कथन बनाना ये नहीं होता, यानी उपसंख्यात्मक अभिलेख में ए और बी नहीं होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये नहीं होगा, बाकी सारे सही होंगे। ठीक है, सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम किसके प्रयोग को रोकते हैं? कागज के थैल, प्लास्टिक के थैल, नायलॉन के थैल, चमड़े के थैल। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, ये आपके वर्ग 3 में आया हुआ पिछली बार प्रश्न है।
ठीक है। तो भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम जिसके प्रयोग से रोकते हैं वह कौन सा कहलाता है? वह कहलाता है प्लास्टिक के थैले का। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक का थैला जो होता है वह मृदा प्रदूषण का क्या होता है? मुख्य कारण होता है। मृदा मतलब मिट्टी के प्रदूषण का, क्योंकि प्लास्टिक जो है जल्दी से इसका अपघटन नहीं होता है। अगला प्रश्न, विश्व उष्मायन के एक प्रमुख कारक बताइए। वाहनों से निकली गैस, पेड़ पौधों से निकली गैस, भट्टियों से निकली गर्म हवा या रसोई गैस। तो आप सभी लोग जानते हैं कि विश्व उष्मायन के एक प्रमुख कारक जो कहलाता है वह वाहनों से निकली गैस कहलाती है, क्योंकि विश्व उष्मायन का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैस है और इन गैसों की मात्रा वायुमंडल में अतिरिक्त बढ़ जाने के कारण पृथ्वी में परावर्तित विकिरण वायुमंडल में नहीं जा पाती हैं। इसके कारण क्या होता है? पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और ग्रीन हाउस गैस के स्रोत वाहन, फ्रिज, लकड़ी जलाने से होता है। वाहनों से जो धुआं निकलता है ना, वो यही है। अगला प्रश्न है, किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता? राज्यवर्धन राठौर, पीटी उषा, खसावा जाधव, अभिनव बिंद्रा। जी हाँ, जिसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता। ये संभावित प्रश्न है स्पोर्ट जीके से, एक नंबर तो आता ही आता है। ये संभावित प्रश्न है कि किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता, और वह आपका खसावा जाधव जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से पर्यावरण के लिए क्या हानिकारक होता है? तो पर्यावरण की कागज, कपड़ा, धातु ये हानिकारक नहीं होते, लेकिन प्लास्टिक क्या होता है? हानिकारक होता है। ठीक है, सभी समझ गए। अगला प्रश्न है, युवराज सिंह ने किस मैदान में एक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाए? वांडर्स स्टेडियम, किंग्समीड स्टेडियम, मविदा स्टेडियम, न्यूलैंड क्रिकेट ग्राउंड। तो आप सभी लोग जानते हैं इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने लगाया था। तो अब आप सोचिए इंग्लैंड में कौन सा ग्राउंड होगा, आपको कमेंट करके बताना है। तो वह होगा दोस्तों किंग्समीड स्टेडियम। जी हाँ, युवराज के 6 छक्के सभी लोगों सिक्सर किंग तभी से वे जाने जाते हैं। तो स्टेडियम को याद रखिएगा, किंग्समीड। क्वाशियोरकर नामक रोग किस कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, आयोडीन। तो क्वाशियोरकर में यानी हड्डी कमजोर कह सकते हैं, तो यह प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशियोरकर नामक प्रोटीन की कमी से होता है यह रोग। परिणाम स्वरूप शरीर का विकास नहीं हो पाता, रुक जाता है। और अगला है अंतिम प्रश्न, तीसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर, कि अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है, शूटिंग से है, शतरंज से है, गोल्फ से। संभावित प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से कि जो अदिति अशोक का संबंध है वह किस खेल से है? टेनिस खेल, शूटिंग, शतरंज, गोल्फ। सभी को यह प्रश्न कमेंट करके बताना है। और साथ ही साथ 30 में से आप लोगों ने कितने स्कोर प्राप्त किया ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। डेली फीडबैक करना है। सभी प्रिपरेशन में लग जाइए, तैयारी में लग जाइए। जिनको टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो टॉपर नोट्स करने के लिए आपको केवल व्हाट्सएप करना है 9630689598। इसमें व्हाट्सएप करेंगे, आपको टॉपर नोट्स का पूरा डिटेल मिल जाएगा। कितनी प्राइज है, कौन कौन से अभी उपलब्ध हैं, सभी पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। इसलिए प्रिपरेशन में पूरी A to Z लग जाइए, फुल प्रिपरेशन लग जाइए, क्योंकि यही मौका है आपके तैयारी करने का। और ये 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए।